सो हेलो एंड वेलकम टू द 18th मॉड्यूल ऑफ द कोर्स मास्टर द आर्ट ऑफ सर्किट सॉल्विंग। अब अपन बात करते हैं सर्किट नंबर 13 की, विच इज़ अ 2 स्टार प्रॉब्लम। तो यहाँ पे दो स्मूथ फ्रिक्शनलेस रेल्स गिवन है अपने को, और इन रेल्स पे एक कंडक्टिंग रॉड स्लाइड कर रही है। रेल्स भी कंडक्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टर कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस R2 है और वहाँ पे रेजिस्टेंस है R1, एंड वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस स्लाइडिंग रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो कि कंडक्टिंग है। एंड गिवन दैट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द frictionless rails is theta with the horizontal. Okay. और एक चीज़ और अपने को बोली जा रही है कि you need to prove that the rate at which the mechanical energy of the horizontal rails changes is equal to negative of the work done by the magnetic force. ये अपने को प्रूव करना है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, डीसी सर्किट ही है, डायरेक्ट करंट है, यहाँ पे कोई भी ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है। तो अपन ने बोला यार किसी भी टाइम टी पे इसका वेलोसिटी वेक्टर अलॉन्ग द इंक्लाइन डाउनवर्ड्स है इस तरीके से। सो अज्यूम दैट दिस इज़ द स्पीड ऑफ द रॉड एट एनी टाइम टी। डायरेक्शन मैंने दिखाई दिया आपको। अब अपने को V पता है, B पता है, तो दोनों वेक्टर्स अपने को पता है। तो इंड्यूस्ड EMF कितना होता है अपन जानते हैं कि इंड्यूस्ड EMF कितना होता है, इट इज़ V क्रॉस B डॉट DL वेक्टर। इसका इंटीग्रेशन करते हैं अपन, तो V क्रॉस B के हिसाब से पोलैरिटी मिलेगी अपने को इंड्यूस्ड EMF की। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF। तो ये है इंड्यूस्ड EMF, कितना होगा ये। सो द इंड्यूस्ड EMF इज़ गोइंग टू बी VBL। तो BVL एंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और उसका साइन। सो द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज 90 माइनस थीटा। तो अपन कह सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी BVL cos थीटा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सो दिस इज द इंड्यूस्ड EMF इन द कंडक्टिंग रॉड एट एनी टाइम t। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अगला स्टेप क्या है अपना, जो भी इंड्यूस्ड EMF है, ये जो बैटरी है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से I करंट अपन ने निकाला। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ से I करंट निकलता है और इसमें से I2 करंट इधर चल जाता है रेजिस्टेंस R2 में, और I1 करंट R1 रेजिस्टेंस में चला जाता है। और ये जो कंडक्टिंग रॉड है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, दिस इज़ गोइंग टू बी R3। फाइन, ओके। तो अगला काम अपने को क्या करना है, वी नीड टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। तो पहले इस वाले लूप में मैं किरचॉफ्स लॉ लगा देता हूँ, उसके बाद इस वाले में लगा देते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ लगाना काफ़ी सिंपल है ना। तो करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा। सो I1 R1 है ना, माइनस I1 प्लस I2 टाइम्स R3 एंड प्लस द इंड्यूस्ड EMF, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपन कह सकते हैं इंड्यूस्ड EMF इज़ गोइंग टू बी I1 R1 प्लस I2 टाइम्स R3। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द सेकेंड इक्वेशन। तो अब दूसरे वाले लूप में किरचॉफ्स लॉ अपने को लगाना है। तो अपन क्या कह सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेज बाय मैक्सिमम अमाउंट फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो वी कैन से दैट माइनस I2 R2 माइनस I1 प्लस I2 टाइम्स R3 एंड प्लस द इंड्यूस्ड EMF विच इज E, दिस इज इक्वल टू 0। सो वी कैन रीच टू इक्वेशन नंबर 4 विच इज गोइंग टू बी EMF इज इक्वल टू I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 टाइम्स R3। ओके, दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए इसको। तो एक है इक्वेशन नंबर 2, एक है इक्वेशन नंबर 4। फाइन, तो दोनों इक्वेशंस अपने को किरचॉफ्स लॉ लगाने से मिली है यार, है ना। तो अब तो क्वेश्चन सॉल्व भी हो चुका है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके अपने को I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। और अपन जानते हैं कि द नेट करंट रीचिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द नेट करंट विदड्रॉन फ्रॉम दैट जंक्शन। तो ये जंक्शन लॉ होता है, अपन बोलते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सो I इज़ द इंस्टेंटेनियस करंट इन द कंडक्टिंग रॉड। अब कुछ भी नहीं करना है यार, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं R2 से और इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं R1 से, और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं। और दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा इंड्यूस्ड EMF टाइम्स R1 प्लस R2। ये तो बचा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे क्या बचा वो देखना चाह रहे हैं अपन। तो क्या करेंगे अपन, R1 R2 कॉमन लेंगे। तो R1 R2 कॉमन लिया तो बचा I1 प्लस I2, और फिर अपन ने I1 प्लस I2 को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, R2 R3 प्लस R1 R3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब एक काम करते हैं अपन, इसमें से I1 प्लस I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, इंड्यूस्ड EMF टाइम्स R1 प्लस R2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। और ये जो पूरा कांस्टेंट है R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ R1 R2, दिस कैन बी कॉल्ड एज K। So we can say that the instantaneous current in the conducting rod at any time t is going to be the induced EMF times a constant. Okay, and the value of induced EMF is nothing but it is BVL cos theta
ओके, सो दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय के. दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड इक्वेशन. तो ये तो अपने पास आ चुका है आई की वैल्यू. अब I1 और I2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, पहले अगर अपन I1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो अब अपने को क्या करना है, एक इक्वेशन और चाहिए इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ I1 एंड I2, क्योंकि एक इक्वेशन तो अपने पास में है. एक और इक्वेशन के लिए अपन क्या करेंगे, वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2. तो अगर अपन I2 को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो I2 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, कितनी होगी, I1 R1 डिवाइडेड बाय R2. दिस इज़ द फिफ्थ इक्वेशन. अब I2 की वैल्यू एक काम कीजिए, आप यहाँ रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में. सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, I1 R1 डिवाइडेड बाय R2, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है R3. फाइन. तो यहाँ से अपन I1 की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं. I1 की वैल्यू आ जाएगी इंड्यूस्ड EMF टाइम्स R2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय सिग्मा R1 R2. ठीक है, तो ये I1 की वैल्यू आ चुकी है. I1 को अगर आप यहाँ रखेंगे तो आपको I2 की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ इक्वल टू I माइनस I1. I की वैल्यू कितनी है, इंड्यूस्ड EMF टाइम्स के, वेयर के इज़ ए कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय सिग्मा R1 R2. तो I1 की वैल्यू आ चुकी है. ओके, नाउ द फाइनल गोल इज़ टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस कंडक्टिंग रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो इस कंडक्टिंग रॉड पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालेंगे अपन, फ्रॉम इंटीग्रल I dl क्रॉस B. और dl वेक्टर को अपन करंट की डायरेक्शन में लेने वाले हैं. तो dl क्रॉस B का डायरेक्शन किधर आएगा, देखो, तो dl क्रॉस B का डायरेक्शन आना चाहिए माइनस I कैप में. सो दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ F मैग्नेटिक. ठीक है, विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द इंक्लाइन. ठीक है, तो F मैग्नेटिक अगर अपन को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो, F मैग्नेटिक फोर्स इज गोइंग टू बी माइनस BIL. तो BL टाइम्स I की वैल्यू कितनी थी, I1 प्लस I2 जो अपन निकाल चुके हैं. तो अपन क्या कह सकते हैं, ये है माइनस I कैप में. सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस BL. और I की वैल्यू कितनी थी, I वॉज इक्वेटेड विथ इंड्यूस्ड EMF टाइम्स K. तो ये तो आ गया K, और इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू थी BVL कॉस थीटा, और ये पूरा फोर्स किस में है, माइनस I कैप में है. तो ये आ चुका मैग्नेटिक फोर्स. इसको ढंग से लिखें तो ये बच जाएगा नेगेटिव ऑफ B स्क्वायर L स्क्वायर V K टाइम्स कॉस थीटा I कैप. सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स. और जो mg डाउनवर्ड्स मैंने लगाया उसके दो कंपोनेंट्स करो. एक कंपोनेंट तो होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन और एक होगा अलोंग द इंक्लाइन. तो अपन क्या कह सकते हैं कि अलोंग द इंक्लाइन अपन लगाने वाले नेट फोर्स बराबर ma. ठीक है, सो वी कैन से दैट m dv बाई dt इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस F मैग्नेटिक का कॉस थीटा. तो इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो. तो दिस इज गोइंग टू बी B स्क्वायर L स्क्वायर V K टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा. और यहाँ से वेरिएबल सेपरेट करके इसको इंटीग्रेट करोगे तो स्पीड और द वेलोसिटी ऑफ द रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको मिल जाएगी. तो स्पीड तो होगी V और डायरेक्शन मैंने यहाँ पे दिखा रखा है. तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. ओके, तो अब इसका एक पार्ट और बच रहा है. द रेट एट विच द मैकेनिकल एनर्जी चेंजेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द रेट एट विच मैग्नेटिक फोर्स इज डूइंग वर्क. तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस रॉड पे नेगेटिव वर्क कर रहा है, देयर बाय डिक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड. ओके, बट जो इसमें करंट जनरेट हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो रेजिस्टर्स है R1 और R2, उन रेजिस्टर्स में इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी इज बीइंग डिसिपेटेड. सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं अपन कह सकते हैं यार कि I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2 प्लस I स्क्वायर R3 दिस इज इक्वल टू वॉट, E स्क्वायर K. इसको आप सॉल्व करेंगे. I1 I2 और I तीनों की वैल्यूज़ आप यहाँ रखेंगे और K की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो इतनी निकल के आएगी. और अब अगर आप मैग्नेटिक पावर निकालना चाहते हैं तो पावर क्या होता है, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर. ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट अपन को लेना है. तो F वेक्टर और V वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, इट इज़ 180 माइनस थीटा. सो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा. सो वी कैन से दैट इट इज़ गोइंग टू बी माइनस FV कॉस थीटा. तो F मैग्नेटिक अपने को पता है, मैग्नीट्यूड कितना है मैग्नेटिक फोर्स का, इट इज़ गोइंग टू बी B स्क्वायर L स्क्वायर V K कॉस थीटा. और एक V कॉस थीटा और है तो दिस इज़ V कॉस थीटा. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द मैग्नेटिक पावर डिलीवर्ड टू द रॉड. इतना पावर डिलीवर्ड है. और अगर यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपन K को अलग ले लेते हैं और जो बचा हुआ नंबर है दैट कैन बी रिटन एज E स्क्वायर बिकॉज दैट इज़ BVL cos थीटा and we know that BVL cos theta is E. So this becomes minus K times E square.
और ये चीज़ भी कितनी आएगी, k टाइम्स ई स्क्वायर. सो वी कैन से दैट द रेट एट विच द मैकेनिकल एनर्जी of the rails changes is equal to the negative rate of doing work by the magnetic force. Very simple. तो क्वेश्चन टेक्निकल, तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बट ये EMI से स्टार्ट होता है और DC सर्किट्स पे ख़त्म होता है. इसको इंटीग्रेट कर लोगे आप तो वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा. तो बात करते हैं अगली 2 स्टार प्रॉब्लम की. सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम फ्रॉम सिंगापुर फिजिक्स ओलंपियाड. ओके, दिस इज़ अ 2 स्टार प्रॉब्लम एंड द नेम ऑफ द प्रॉब्लम इज़ रिंग ऑन अ रिंग. तो यहाँ पे एक कैपिटल R रेडियस की रिंग है जो XY प्लेन में लाया करती है, और इस रिंग के ऊपर एक और रिंग है जिसका रेडियस स्मॉल r है, एंड द स्मॉल रिंग कैन ट्रैवल अलॉन्ग द पेरीफ्री ऑफ द बिग रिंग. ओके, एंड गिवन दैट कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r. तो अपन कह सकते हैं कि एक तो बड़ी रिंग है अपने पास और एक छोटी रिंग है जो उसकी बड़ी वाली रिंग की पेरीफ्री के अलॉन्ग मूव कर सकती है. ओके, एंड अपने को बोला जा रहा है कि स्मॉल रिंग जो है उसका रेडियस स्मॉल r है, मास स्मॉल m है, और उस पर टोटल चार्ज प्लस q है. ठीक है, और इस पूरे स्पेस में एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, B वेक्टर इक्वल्स B0 प्लस अल्फा t k कैप, और k कैप ऊपर की तरफ है, x इधर है, और y इज पॉइंटिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड. एंड वी नीड टू फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बिग रिंग ऑन द स्मॉल रिंग. तो बड़ी वाली रिंग ने छोटी वाली रिंग पे कितना फोर्स लगाया ये अपने को निकालना है. सो दिस इज़ अ क्वेश्चन इन्वॉल्विंग प्योर फिजिक्स एंड इट इज़ एन अमेजिंग क्वेश्चन. ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है बट ज़्यादा ईजी भी नहीं है ना, इट इज़ अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन. तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे अपन. तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन और सबसे क्रूशियल ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है कि यार बड़ी वाली रिंग जो है उस पर कोई चार्ज नहीं है, सारा का सारा चार्ज छोटी रिंग पे है. तो बड़ी रिंग और छोटी रिंग के बीच में डायरेक्टली कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा. पहला ऑब्जर्वेशन ये. दूसरा, अगर अपन बात करें तो अपन जानते हैं कि एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होता है जो कि नॉन कंजर्वेटिव होती है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये लूप्स में एग्जिस्ट करती है. और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं अपन, आर कैप क्रॉस बी कैप से. ठीक है, वेयर बी कैप इज अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो देखो सबसे पहले अपन ने बोला कि यार अज्यूमिंग दैट कि ये अपनी बिग रिंग है ना, दिस इज़ अ टॉप व्यू, और इस तरफ अपन कह सकते हैं दिस इज़ द एक्स एक्सिस और इस तरफ है वाई एक्सिस. ओके, एंड इस तरह से है टॉप व्यू ऑफ द बिग रिंग, और अपनी स्मॉल रिंग है यहाँ पे अभी मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. सो दिस एंगल इज थीटा करेंटली, दिस इज आवर ओरिजिन, और जेड एक्सिस जो है अब की बार बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रही है. फाइन. तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रही है. तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना होगा, और उस वेक्टर फॉर्म में अपने को लिखना है. सो वी कैन राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एज कैपिटल R/2 टाइम्स d/dt ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. कितना है, दैट इज B0 प्लस अल्फा t. B0 इज अ कांस्टेंट, अल्फा इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, और इसका डायरेक्शन अपन देख सकते हैं कैपिटल R कैप क्रॉस B कैप. यहाँ से अपन डायरेक्शन देखेंगे इसका. तो देखो ये तो है R कैप, ठीक है, दिस इज R कैप, और B कैप किधर है, B कैप बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रहा है परपेंडिकुलरली. इन दोनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से आएगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. अब इस पूरी रिंग पे क्यू चार्ज है, तो इस छोटी वाली रिंग पे लगने वाला फोर्स कैसे निकाल सकते हैं अपन. द फोर्स इज गोइंग टू बी क्यू टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कितना आ रहा है R/2 टाइम्स dB/dt, विच इज गोइंग टू बी सिंपली अल्फा. ये अपन लिख चुके हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स. ठीक है, तो जो छोटी वाली रिंग है वो बड़ी वाली रिंग की पेरिफेरी के लॉन्ग सर्कुलर मोशन करने वाली है ना. और जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है, रेडियल वेलोसिटी होता है, उसका रेडियल एक्सेलरेशन होता है और उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है. एंड द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गवर्न्ड बाय दीज टू इक्वेशंस. तो एक्सेलरेशन वेक्टर मैंने लिखा है और वेलोसिटी वेक्टर मैंने लिखा है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स. इन सब का इन डिटेल डेरिवेशन जो है मैकेनिक्स में कर चुके हैं अपन, तो वो सब दोबारा करने का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है. बट मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, आपको याद नहीं हो तो ये आपको याद कर लेना है. फाइन. तो अपन बात कर रहे थे दिस इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है अपने स्मॉल रिंग पे. ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई नेट फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, क्योंकि ये फोर्स किस में मिला है अपने को, टेंजेंशियल डायरेक्शन में मिला है. सो दिस कैन बी इक्वेटेड विथ m टाइम्स a थीटा. और यहाँ पे मैं एक नेगेटिव साइन लगाना चाहूँगा. क्यों लगाना चाहूँगा नेगेटिव साइन, क्योंकि अपन जो थीटा होता है हरदम इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं. तो थीटा जो है दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, और क्लॉकवाइज सेंस में जो है थीटा नेगेटिव होगा. तो अपना फोर्स क्लॉकवाइज सेंस में है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाया. तो आप देख सकते हैं ये तो है आर कैप और इस तरफ होगा
थीटा कैप, ठीक है। आर कैप और थीटा कैप मैंने आपको दिखा दिया है। तो उस तरफ थीटा कैप है तो इस तरफ कितना होना चाहिए, दिस शुड बी माइनस ऑफ थीटा कैप, ओके। तो अब अपन एक काम कर सकते हैं, ए थीटा की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आने वाला जो एक्सेलरेशन है वो इतना होगा। अब क्योंकि बड़ी वाली जो रिंग है वो फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर रही है, सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ आर डॉट इज गोइंग टू बी 0, सो वी विल बी ओनली लेफ्ट विथ आर थीटा डबल डॉट। तो हम लिख सकते हैं इसको m टाइम्स कैपिटल आर थीटा डबल डॉट कैन बी रिटन एज d बाई डी टी ऑफ थीटा डॉट, ओके। एंड इस तरफ था अपने पास माइनस क्यू आर अल्फा बाय 2, डी टी को उधर भेजो और कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल करो, तो डी थीटा डॉट जो होगा दैट इज़ गोइंग टू बी माइनस क्यू अल्फा बाय 2m डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, है ना, 0 से t तक, 0 से थीटा डॉट तक। तो डायरेक्टली अपन कह सकते हैं कि यहाँ से जो थीटा डॉट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस क्यू अल्फा t बाय 2m। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थीटा डॉट आ चुका है। अब एक काम करते हैं अपन थीटा भी निकाल लेते हैं, किसी भी टाइम t पे थीटा कितना होगा। तो थीटा डॉट कैन बी अगेन रिटन एज डी थीटा बाई डी टी, सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ थीटा इज गोइंग टू बी माइनस क्यू अल्फा टी स्क्वायर बाय 4m, है ना। थीटा नेगेटिव में है मतलब ये क्लॉकवाइज है, यहाँ से क्लॉकवाइज जाओगे तो मिलेगा अपने को थीटा नेगेटिव में जो यहाँ पे मिल रहा है, और थीटा पॉजिटिव में जाओगे तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो अपनी जो छोटी वाली रिंग है उसका मोशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ थीटा विल ऑलवेज भी नेगेटिव बिकॉज टी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और टाइम तो वैसे भी बढ़ ही रहा है, टाइम नेगेटिव में थोड़ी ना जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हरदम होनी चाहिए क्या, नेगेटिव, इफ़ द चार्ज इज़ पॉजिटिव, और वाइस वर्सा भी ट्रू है, चार्ज नेगेटिव होगा तो पूरा नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो हरदम इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो वो सब तो फंडामेंटल्स है। फिलहाल अपन बात करते हैं थीटा डॉट अपन निकाल चुके हैं और थीटा अपन निकाल चुके हैं, तो अपन बात करते हैं व्हाट इज़ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज़ आर थीटा डॉट। तो अपने को टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना है, सो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग वी थीटा बिकॉज एज यू कैन सी आर डॉट विल अगेन बिकम 0, दैट इज़ द रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सो वी कैन राइट वी थीटा एज कैपिटल आर टाइम्स थीटा डॉट। तो थीटा डॉट की वैल्यू अपने पास में है कितनी है, माइनस क्यू अल्फा टी बाय 2m, और ये किस में है, थीटा कैप। फाइन, तो अपन देख सकते हैं वी थीटा जो है वो माइनस थीटा कैप में आ रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ थीटा कैप एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस थीटा कैप क्लॉकवाइज है। तो अपनी जो वेलोसिटी वेक्टर है वी थीटा दैट इज़ इन माइनस थीटा कैप, ठीक है। अब अपने पास वी थीटा आ चुका है, तो अब अपन क्या कर सकते हैं, नाउ वी नीड टू चेक द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, क्यू वी क्रॉस बी। तो क्यू वी इन माइनस थीटा कैप क्रॉस बी आप देखेंगे, सो दैट विल कम टूवर्ड्स द सेंटर। तो इस सर्कल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा कौन, मैग्नेटिक फोर्स। और जो छोटी वाली रिंग है वो बड़ी वाली रिंग की पेरिफेरी के अलॉन्ग प्योर सर्कुलर मोशन कर रही है, सो वी कैन से दैट नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर दैट इज एफ मैग्नेटिक माइनस द नॉर्मल रिएक्शन दैट इज इक्वल टू एम वी थीटा स्क्वायर बाय आर। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फ्रॉम सर्कुलर मोशन, इट इज़ वेरी इजी थिंग, ये सब पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स में अपन। एफ मैग्नेटिक की अगर अपन बात करें, सो दैट इज गोइंग टू बी क्यू वी क्रॉस बी। तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं क्यू वी थीटा बी माइनस कैपिटल एन इक्वल्स एम वी थीटा स्क्वायर बाय कैपिटल आर। अब यहाँ से कैपिटल एन की वैल्यू अपन डायरेक्टली इवैल्यूएट कर सकते हैं, वो कितनी होगी, क्यू वी थीटा बी माइनस एम वी थीटा स्क्वायर बाय कैपिटल आर, ठीक है। अब वी थीटा का यहाँ पे अपने को मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट करना, बिकॉज दिस इज़ द टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये कहाँ पे, ये माइनस थीटा कैप में है विच इज़ क्लॉकवाइज। मैग्नीट्यूड कितना है किसी भी टाइम टी पे, अपनी टेंजेंशियल स्पीड कितनी है एक्चुअली, सो दैट इज़ क्यू अल्फा आर टी बाई 2m। तो अब यहाँ पे अपने को टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखना है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, क्यू टाइम्स वी थीटा का मैग्नीट्यूड कितना है, इट इज़ क्यू अल्फा टी आर बाई 2m, ओके। And this is multiplied by b naught plus alpha t, that's the magnitude of magnetic field, minus m upon capital R v theta square, so that is capital R square q square alpha square t square by 4m square, okay। अब m से m कैंसिल करो, r से r कैंसिल करो, तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा उसको क्या लिख सकते हैं अपन, देखो अब इसमें से q स्क्वायर अल्फा t r बाय 4m को कॉमन ले लेते हैं, ओके। सो q स्क्वायर अल्फा t एंड ऊपर एक कैपिटल आर को भी अपन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। सो क्यू स्क्वायर अल्फा टी आर बाय 4m को कॉमन लेने से यहाँ के बचेगा 2b नॉट प्लस 2 अल्फा टी, सो 2b नॉट प्लस 2 अल्फा टी एंड माइनस इसमें क्या बचना है, सिर्फ और सिर्फ अल्फा टी, ओके।
सो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन वेक्टर फॉर्म में अगर अपन को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सो इट इज़ गोइंग टू बी क्यू स्क्वायर अल्फा टी बाय 4m ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं अपन? 2b0 प्लस अल्फा टी, है ना, एक आर था. और डायरेक्शन अगर अपने को लिखनी है तो अपन लिख सकते हैं उसको कॉस ऑफ थीटा. थीटा कितना था? माइनस क्यू अल्फा टी स्क्वायर बाय 4m. ओके, सो कॉस थीटा तो है आई कैप में एंड जे कैप में आना चाहिए साइन थीटा. और थीटा कितना था वापस? माइनस क्यू अल्फा टी स्क्वायर बाय 4m. Okay, so this is going to be the final answer for the force vector applied by the big ring on the small ring. So this is going to be the complete answer in vector form. Okay. काफ़ी अमेजिंग क्वेश्चन था ये. इसमें मल्टीपल कंसेप्ट्स का यूज़ है. एंड वाई दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन फिजिक्स ओलंपियाड? बिकॉज दिस यूजेस पोलर कोऑर्डिनेट्स. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रैक ओलंपियाड्स, है ना. ओलंपियाड्स में पोलर कोऑर्डिनेट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एंड एक्चुअली पोलर कोऑर्डिनेट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. बहुत प्रॉब्लम्स में अपन ने देखा है. तो एक मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में भी प्रॉब्लम है. एक रोटेटिंग स्फेयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है विद चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है, और इसके एक्सेस के किसी पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो अपन बायोट-सावर्ट्स लॉ लगाएंगे, ठीक है, लेकिन इसके लिए अपने को 3 डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए. ओके, जो आर थीटा फाई अपन ने पढ़ा था वो उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए मैकेनिक्स में जो अपन ने पढ़ा था. उसके बिना वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे अपन. और अगर वो आपको पता है तो आप सिर्फ 4 लाइन में उस इंटीग्रल तक पहुंच सकते हैं. एंड इंटीग्रल को सॉल्व करना इज प्योर मैथमेटिक्स. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट दीज 2 क्वेश्चंस. तो ये क्वेश्चन काफ़ी अमेजिंग था एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, तो मिलते हैं अपन मॉड्यूल नंबर 19 में. टिल देन हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड थैंक यू.